हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर आपका मैं जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से बच्चों होम ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं उनमें स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। लास्ट टॉपिक में हमने आपको बताया था डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंशिएशन करने कैसे। तो हमारा टॉपिक खत्म किया था मैंने मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। उसकी डेट जो लाइन में एप्लीकेशन क्या है बच्चों, क्या हमने पढ़ा था कि ये मतलब है कि आपका अगर ग्राफ है कोई वाई और एक्स के बीच में, तो ये प्रॉब्लम आई थी कि मेरे पास ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। तो ये पॉइंट होता है आपका मैक्सिमम, ये पॉइंट होता है बच्चों मिनिमम। तो हमने दोनों पॉइंटों में क्या देखा था, इस पॉइंट के ऊपर भी dy बाई डी एक्स जीरो होता है और इस पॉइंट के ऊपर भी dy बाई डी एक्स जीरो होता है। मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर भी अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उसकी स्लोप जीरो आती है, इस पॉइंट के ऊपर भी टेंजेंट ड्रा करते हैं तो स्लोप जीरो आती है। तो फिर हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हमने एक कंसेप्ट दिया था आपको कि उसको चेक करना है कि अब ये पॉइंट मैक्सिमम कौन सा और मिनिमम कौन सा है। तो फिर हम बच्चों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन करते थे। अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो से कम आती थी, मान लो इस पॉइंट के ऊपर मैंने निकाली, डबल डिफरेंशिएशन पहले किया, फिर उस x1 की वैल्यू वहां पुट की। अगर वहां पर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो थी तो मैं मानता था कि ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमम था। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसी पॉइंट के ऊपर ग्रेटर देन जीरो आती है तो वो पॉइंट मिनिमम होता है। मान लो यहां पर मैं मान लेता हूं कि अगर मैं x2 की वैल्यू यहां पुट करता हूं तो उसमें अगर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आती है जीरो से तो वो पॉइंट मिनिमम था। वो आप लेक्चर पूरा डिटेल में देखिए कि जो मैंने आपको समझाया था। अब बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि ये मैक्सिमम और मिनिमम वाली रियल लाइफ में मतलब इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम मिनिमम क्यों निकालेंगे। तो बच्चों इसको समझने के लिए बेसिक सी एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या इसका मतलब होता है। कि मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री में मैं आपको मान लीजिए ये कोई कार्डबोर्ड देता हूं एक स्क्वायर शेप का, ये मतलब कि स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड है, ये ऐसा, ये मतलब कि कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड आपने कागज का टुकड़ा काट दिया, ये स्क्वायर शेप है। मान लीजिए बच्चों इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ऐसे ये भी 10 सेंटीमीटर है। अब बच्चों मुझे वो बोलता है कि मैंने इसका बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स बनाऊं, इसका बॉक्स में इस तरह बनाऊं ताकि मेरी जो कार्डबोर्ड है वो ज्यादा से ज्यादा यूज हो और वॉल्यूम जो है वो मतलब सॉरी कार्डबोर्ड आपका जो जितना भी आपका जितने पास है इतना कार्डबोर्ड यूज हो और वॉल्यूम आपका मैक्सिमम आए, मतलब कि वेस्टेज कम हो। और कार्डबोर्ड को मैं इस तरह काटूं कि इसकी वेस्टेज कम हो लेकिन जो बॉक्स बने उसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो वॉल्यूम ज्यादा आएगा तभी मैं ज्यादा सामान डाल सकूंगा। तो इसलिए मुझे ये अब देखिए डिफरेंशिएशन का यहां पर मैं कैसे लॉजिक लगाऊंगा। इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है, मुझे इस वॉल्यूम की मैंने ऐसा बॉक्स बनाना है जिसका वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो वो देखिए आप कैसे आप करोगे इस प्रैक्टिकल लाइफ में। अब मान लो आपको पता बॉक्स अगर बनाना तो बच्चों आपको पता है कि इसको चारों तरफ से काटना पड़ेगा। यहां से मान लो हम काटते हैं इसको ऐसे, यहां से भी काटना पड़ेगा, यहां से काटना पड़ेगा, यहां से काटना पड़ेगा, तभी तो बॉक्स बनेगा। अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ इसको एक्स मतलब इस तरह काट देता हूँ, ये मतलब चारों कोने इसके सभी की साइड सेम ले लेता हूँ और यही मुझे एक्स निकालना है कि मैं कितना काटूं, मतलब ये वाला मैं कितना काटूं, एक्स कितना रखूं, मैं कितना पीस काटूं, इसकी लेंथ कितनी रखूं ताकि यहां पर ये जो बॉक्स बने उसकी वॉल्यूम ज्यादा है। तो मुझे ये बात बतानी है कि कितना काटो। ऐसे का पूरा दिन पूरी लाइफ लगेगा, कभी आप 1 सेंटीमीटर काटोगे, 2 सेंटीमीटर काटोगे, आपको पता ही नहीं चल सकता। लेकिन डिफरेंशिएशन की मदद से आप समझिए कि मैं इसको कितना काटूं। तो चलो बच्चों, अगर मैं मान लीजिए यहां से इसको एक्स काटता हूं
यहां से भी एक्स काट देता हूं, यहां से भी एक्स काट देता हूं, तो ये आपका जो पिक्चर है वो उसकी ऐसे बन जाएगी। ये यहां से इधर से तो ये आपको यहां से कट जाएगा, ऐसे बन जाएगा बॉक्स, ये हिस्सा रह जाएगा। ये फिर यहां से भी आपने काट देना, ये और ये इसे आपने काट दिए। और ये आपका जो बचा है ये कितना, ये सभी ये कितने एक्स एक्स, तो ये एक्स एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ ये टोटल लेंथ कितनी थी 10 में से अब ये कितनी लेंथ बच जाएगी। देखो यहां से x काट गया, यहां से x काट गया, तो बाकी कितना बचेगा 10 माइनस 2x। इसी तरह यहां से भी देखिए, यहां से x और x काट गए तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा 10 माइनस 2x। अब यहां पर देखो मेरे पास कि ये वाला बच गया नीचे वाला हिस्सा, और ये जो बच जाएगा हिस्सा मेरे पास ये कितना हिस्सा बच जाएगा 10 माइनस 2x, और ये वाला भी हिस्सा कितना बच जाएगा 10 माइनस 2x। अब बच्चों में इसका बॉक्स बनाता हूं, तो बॉक्स कैसे बनाओगे आप, इसको आप ऊपर उठाओगे, इसको आप ऊपर उठाओगे, इसको आप ऊपर उठाओगे और इस हिस्से को ऊपर उठाओगे, ये एक बॉक्स बन जाएगा। तो मतलब है कि ये बन जाएगी लेंथ, ये बन जाएगी ब्रेथ, और ये जो हिस्सा जो ऊपर आएगा जब आप बॉक्स बंद करोगे तो उस बॉक्स की जो हाइट आ जाएगी बच्चों को कितनी आ जाएगी h। तो कहने का मतलब जो मैंने बॉक्स बनाया इसकी लेंथ बन जाएगी 10 माइनस 2x, विड्थ बन जाएगी 10 माइनस 2x, और जो हाइट आएगी इस बॉक्स की, हाइट समझ लो ना, इसको जब मैं ऊंचा करके बंद करूंगा, इसको उठाऊंगा इस हिस्से को, तो हाइट आपकी निकली x। देखो बच्चों आप वॉल्यूम निकालिए, इसका वॉल्यूम निकालेगा कितना आएगा वॉल्यूम, तो देयरफॉर वॉल्यूम आपका निकल जाएगा फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये आएगा 10 माइनस 2x लेंथ, 10 माइनस 2x ब्रेथ, और हाइट आ गया आपकी x। अब बच्चों देखिए ये और ये सेम है, तो इनको आप लिख सकते हो 10 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, इसका क्या आएगा, a स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर 100 प्लस b स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2ab, तो बन जाएगा 40x, ये बन जाएगा आपका x। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बनेगा 100x प्लस 4x क्यूब माइनस 40x स्क्वायर। पहले बड़ी पावर लिख लीजिए 4x क्यूब माइनस 40x स्क्वायर प्लस 10x, सॉरी 100x। अब बच्चों ये बना आपका वॉल्यूम, ये बना उस बॉक्स का वॉल्यूम, और मुझे बताना है कि ये x की वैल्यू निकाली कि मैं उस बॉक्स का जो कोना मैंने काटा था वो कितना काटूं, तभी मुझे उसका मैक्सिमम वॉल्यूम आए। ये तो सिंपल वॉल्यूम होगा। अब बच्चों अब मुझे क्या करना है कि वॉल्यूम तो निकल गया, अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस वॉल्यूम की। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले मुझे डी बाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो इसका डीवी बाई डी एक्स निकलेगा। पहले डीवी बाई डी एक्स निकालिए, फिर डीवी बाई डी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू देखिए कहां पर होती है, इसका डी बाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा, डिफरेंस के लिए बनेगा 12x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 100, ये बन गया डीवी बाई डी एक्स। अब ये तो वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है। अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम पर डीवी और डीएक्स की डी बाई पे डीएक्स की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आप लिख लीजिए, अब इसको पुट कीजिए 0 के बराबर, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, दोनों पर आपका डी बाई पे डीएक्स कितना आता है 0, तो इसको कीजिए पुट डीवी बाई डीएक्स को पुट कीजिए 0, ये आप 0 के बराबर कीजिए 12x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 100 इज इक्वल टू 0 को लीजिए। आप बच्चा देखिए यहां से आप इसको सॉल्व कीजिए, इसका कॉमन क्या निकलेगा, इसका अगर मैं 4 कॉमन निकालता हूं तो कितना बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 20x आएगा, हाँ ठीक, और प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई है।
अब बच्चों मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है कि किस, जैसे यहाँ पर देखिए मिनिमम पर और मैक्सिमम पर x1 और x2 की वैल्यू भी निकलेगी। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इसका मतलब यहाँ पर भी दो वैल्यूज निकलेंगी, लेकिन वो मुझे ढूंढनी है कि मैक्सिमम वाली वैल्यू कौन सी है और मिनिमम कौन सी है। इसको बच्चों सॉल्व कीजिए, आप फैक्टराइजेशन का मेथड लगाइए कि मैं इसको कैसे ले सकता हूँ। फैक्टराइजेशन करना आता है 10th में कि इनको ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करके 325, तो इसका कितना आएगा बच्चों, ये बनेगा 15x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इधर से बच्चों 3x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 5। इधर से देखिए बच्चों माइनस 5 कॉमन आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर देखिए कि इसको सॉल्व कीजिए। यहां पर आगे ये बनेगा 3x माइनस 5 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आइदर यहां तो आपको बच्चों पता है कि 3x माइनस 5 0 होगा या x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। इसको अगर हम इसको निकालते हैं तो x निकलेगा मेरा 5/3 और इसको निकालोगे तो x निकलेगा 5। बच्चों दो वैल्यूज आ चुकी हैं, अब इनमें से एक वैल्यू मिनिमम की है और एक वैल्यू मैक्सिमम की है। अब वो मुझे ढूंढना है मिनिमम कौन सा मैक्सिमम कौन सा, तो उसके लिए क्या करना है मुझे बच्चों, उसके लिए मुझे डीज डबल डिफरेंशिएशन करनी है। तो और इसकी डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, डीवी बाई डी एक्स है, इसको दो बार डिफरेंशिएशन कीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट करोगे क्या बनेगा बच्चों, ये स्क्वायर था, ये बन जाएगा 24x माइनस 80, ये 0 हो जाएगा। ये बना डबल डिफरेंशिएशन। अब बच्चों हमने इनकी वैल्यू पुट करके देखनी है कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम की है और कौन सी वैल्यू मिनिमम की है। और पहले हम पुट करते हैं, इसमें पुट x इज इक्वल टू 5/3। तो देखिएगा डी स्क्वायर v बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आता है बच्चों, इसमें करोगे 24 इंटू 5/3 माइनस 80, तो ये बनेगा 8 24 8 5 40 माइनस 80। ये आंसर देखिए बच्चों माइनस 40 आ गया, ये लेस देन 0 हुआ। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी बच्चों वैल्यू है किसके लिए, मैक्सिमम पॉइंट। मतलब आपको जो कार्डबोर्ड काटना है वो 5/3, अगर आप वो कोना काटोगे तो सबसे ज्यादा आपका वॉल्यूम बनेगा एक्स की वैल्यू। अब बच्चों मान लो मैं दूसरा भी क्या करा देता हूँ, कहीं आपको कोई जैसे इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आएगा 24 मल्टीपल 5 माइनस 80, ये बना 20 10 12 120 माइनस 80, तो ये बच गया आपका बच्चों कितना 40। तो ये देखिए ये ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब है कि अगर आप कार्डबोर्ड को 5 काटते हो, 5 काटोगे तो आपका बिल्कुल मिनिमम वैल्यू है, बॉक्स ऐसा बनेगा जिसमें कुछ भी नहीं रख सकते। तो आप बच्चों इसको फिजिकली भी समझ लेते हैं कि मान लो मैंने वो क्या बोला था, टोटल लेंथ कितनी थी इस बॉक्स की, ये जो बॉक्स था इसकी टोटल लेंथ 10 थी ना। अब मान लो कि मैंने बोला था कि ये यहां से मैं कितना काटूं एक्स की वैल्यू। अब बच्चों मान लो मैं 5 काटता अगर, तो 5 यहां से काट जाना था, 5 यहां से काट जाना था, इसका मतलब ये पूरा ही बॉक्स, ये 5 यहां से 5 यहां से कितना बना 10, यहां से भी 5 कट जाता, यहां से भी 5 कट जाता, तो टोटल कितना 10 कट जाता। जब 10 कट जाता तो 10 सेंटीमीटर तो लेंथ थी बॉक्स की, तो एंड में लेंथ कितनी बचती 0, तो वॉल्यूम आता 0। तो ये बच्चों आप इसका इसी तरह आप काफी इंडस्ट्री में जहां प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंशिएशन का भी यूज देख सकते हो बच्चों। और बच्चों आगे हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलो बच्चों इसको समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। इंटीग्रेशन बच्चों ये देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप इसका साइन देखिए, इसका सिंबल होता है ये एस, ये एस की तरह। एस का मतलब होगा इसका, ये देखो ये एस है ना, एस का मतलब ये सम है, ये मतलब सम इसको बोलते हैं। जैसे सुमेशन से जो वर्ड बना है, मतलब कि इकट्ठा करना चीजों को। इंटीग्रेशन का मतलब हो गया इंटीग्रेशन। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन क्या होता है? तो बच्चों इंटीग्रेशन आप एक सिंपल बात समझ लीजिए पहले कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है। कि इंटीग्रेशन का मतलब हो गया सम करना। सम का मतलब हो गया कि जोड़ना, चीजों को इकट्ठा करना, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। और सम को हम लिखते हैं सुमेशन से। तो इंटीग्रेशन का साइन होता है ये बड़ा एस, एस ये साइन है, एस मतलब सम करना। अब बच्चों अब मान लीजिए कि आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। अभी तक हमने पढ़ा कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई फंक्शन है, जैसे मैं वो फंक्शन ड्रा करता हूं y और x के बीच में, ये मेरे पास कोई कर्व है। तो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया कि अगर इस कर्व के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप एक टेंजेंट ड्रा करते हो तो उस टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो हमें बताता है dy by dx, मतलब कि डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमें क्या बताती है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। और बच्चों कि अगर मान लीजिए मेरे पास कर्व है और इस कर्व के अंदर मुझे एरिया निकालना है, मतलब इस कर्व के अंदर कितना एरिया है, तो एरिया अंडर द कर्व, कोई भी कर्व हो किसी भी फंक्शन का, तो वो हमें बताता है इंटीग्रेशन। तो ये आप पहले बेसिक चीज आप याद रखिए, बाद में हम डिटेल में बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या फर्क है। इंटीग्रेशन अगर मेरे पास कोई ग्राफ है किसी भी फंक्शन का, मान लीजिए वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, फोर्स टाइम का ग्राफ है, किसी एक्सेलरेशन का ग्राफ है, उस ग्राफ का जो एरिया होगा बच्चों, वो एरिया हमें कैसे निकालना है? वो इंटीग्रेशन की मदद से निकालते हैं। और किसी कर्व के ऊपर स्लोप की टेंजेंट निकालना है, किसी टेंजेंट की स्लोप निकालनी हो तो वो हमें डिफरेंशिएशन की मदद से समझ आती है। तो इसको मैं डिटेल, ये तो मैंने खत्म कर दिया आपका डिफरेंशिएशन डिटेल में, पूरे लेक्चर आप नोट कीजिए, कोई आपका कंसेप्ट छूटेगा नहीं। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन कैसे एरिया निकालते हैं। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं इसका, इंटीग्रेशन करनी कैसे होती है, फिर आपको प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाएंगे। और बच्चों कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन, जैसे अभी तक आपने पढ़ा है, जब स्टडी की है कि प्लस का मतलब जोड़ना है, माइनस का मतलब होता है घटाना। इस तरह प्लस मतलब माइनस हो गया इसका रिवर्स। इसी तरह देखिए आप मल्टीप्लाई का मतलब जोड़ना और डिवीजन का मतलब कम कर देना। तो ये देखिए प्लस का रिवर्स माइनस है, इसका रिवर्स ये है। इसी तरह डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स है वो आपका आएगा इंटीग्रेशन। आप पहले सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि इसका रिवर्स ये है, इसका रिवर्स ये है, और डिफरेंशिएशन का रिवर्स ये है। डिफरेंशिएट करना मतलब तोड़ना, और इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना। आप इसको प्लस मान लीजिए और इसको माइनस मान लीजिए, ऐसे समझने के लिए ये जोड़ने का काम करता है, ये घटाता है काम। तो चलो बच्चों अब हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं कि मान लीजिए कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक फंक्शन है। ये मेरे पास एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है? फंक्शन पता है ना आपको कि अगर x की वैल्यू y के ऊपर डिपेंड करे, इसलिए कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये आपको क्लियर हुआ। अब इसकी मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, मतलब dy बाई डी एक्स जब मैं निकालता हूं तो क्या आंसर आएगा? इसका आएगा 3x स्क्वायर। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। मतलब हुआ कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन हो बच्चों, तो फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो हम क्या करते हैं? उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन इसका रिवर्स है। रिवर्स मतलब कि अगर डेरिवेटिव दिया हो तो वापस फंक्शन निकालना हो तो उसको हम इंटीग्रेशन का काम करेंगे। तो देखिए अगर मैं इसकी ये लाइन आपको समझ आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, आप रिवर्स करना है इसको। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव गिव्स
द फंक्शन, वापस फंक्शन मुझे चाहिए। फंक्शन से डेरिवेटिव निकालना हो, डिफरेंशिएशन करो, डेरिवेटिव से फंक्शन की तरफ जाना हो तो इंटीग्रेशन कीजिए। अब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किस फंक्शन, इसको हम लिखते कैसे हैं? इट कैन बी रिटन एज, इसको हम लिखने मैथ में कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो आपका डेरिवेटिव है, जैसे मान लीजिए 3x² आपका डेरिवेटिव है। अब विद रिस्पेक्ट टू क्या था, डी, इसको ऐसे लिखना है, डिफरेंशिएशन में डिवाइड में लिखते थे, ये इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 3x² विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। क्या बोला, ये क्या चीज है, 3x² क्या था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन क्या होती है कि अगर मैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। ये है जो मीनिंग इस चीज का। तभी हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन, इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स, उल्टा अगर आपको करना हो तो रिवर्स करना। तो अब आपको समझ आ गया बच्चों ये चीज, डेफिनेशन क्लियर है। फंक्शन दिया हो, डेरिवेटिव निकालना हो, डिफरेंशिएशन करनी है, डेरिवेटिव दिया हो, डेरिवेटिव की अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वापस आपको फंक्शन आ जाएगा। चलो और बच्चों इसमें थोड़ा सा और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है y = x³, ठीक है, इसका डेरिवेटिव था dy/dx था 3x²। अब मेरे पास एक और फंक्शन है y = x³ + 5, इसका बच्चों डेरिवेटिव निकालिए कितना आएगा। इसका डेरिवेटिव 3x³ की कितनी आएगी, 3x² और 5 की डिफरेंशिएशन 0। अगर मेरे पास ये फंक्शन है x³ - 10, इसका डेरिवेटिव निकालिए, इसका डेरिवेटिव आपका भी वही आएगा 3x²। अब यहां पर बच्चों देखिए समस्या बन गई है कि मैंने क्या बोला कि अगर फंक्शन हो, फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। और मैंने अभी क्या समझाया कि अगर डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन करोगे तो वापस फंक्शन आएगा। अब इसका मतलब यहां पर एक कंफ्यूजन हो गई है कि इसका भी यही फंक्शन है, इसका भी यही फंक्शन है, इसका भी यही फंक्शन। अब ये समस्या हल यहां पर एक प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। तो अब बच्चों यहां पर देखिए, अब यहां पर मुझे यहां पर आगे विच फंक्शन should be considered as the integral of 3x²। अब मतलब कि कौन सा फंक्शन इसका, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं तो इसका वापस कौन सा फंक्शन होगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ये समस्या बन गई यहां पर, क्योंकि डेरिवेटिव सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। तो अब यहां पर एक समस्या यहां पर आ गई है कि विच फंक्शन शुड बी, कौन सा फंक्शन में लूं इसकी इंटीग्रेशन का। तो इस मसले को हल करने के लिए बच्चों अब मैं क्या करूंगा कि मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx का, इनमें कॉमन क्या चीज आ रही है, इसका इंटीग्रेशन करता हूं तब भी ये चीज कॉमन आएगी, ये चीज कॉमन आएगी, ये चीज कॉमन आएगी, इसका लूंगा मैं x³ तो आएगा ही आएगा। प्लस क्या हो रहा है कि किसी में 5 आ रहा है, कभी 10 आएगा, कभी कुछ आएगा, तो इसका मतलब प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा। इसलिए मैं यहां पर ये बना दूंगा जनरल फार्मूला। इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा किसी डिफरेंशिएशन की, डेरिवेटिव की जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो फंक्शन वापस लिखो प्लस c लिख दो। और c क्या हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट। अब मैं ऐसे कांस्टेंट गिनने बैठोगे तो आपको हजारों कांस्टेंट आ सकते हैं। जनरल फार्मूला आपका बन गया ये कि c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो मैं आपको जनरल डायरेक्ट फार्मूला भी बता सकता था, लेकिन आपको डेफिनेशन क्लियर करनी ताकि आपका पता चले कि ये चीज आपको कैसे समझनी है, ये क्यों सी आ रहा है। क्योंकि देखिए इसका भी करो, ये आंसर आता है, इसका भी करो, इसका अलग फंक्शन है, इसका अलग फंक्शन है, तो इसलिए उसका मसला हल करने के लिए हमने इंटीग्रेशन डाल दी है। तो कांस्टेंट डाल देना। अब बच्चों इसको हम लिखेंगे कि
अब हम यहाँ पर बच्चों जनरल फार्मूले आपको बता देते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन के फार्मूले पढ़े थे कि सबसे पहले इंटीग्रेशन x की पावर n dx, अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है मुझे तो मेरा आंसर, इसका आंसर कैसे लिखना है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c पक्का लगाना आपने, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन बच्चों यहाँ पर याद रखिए कि वियर n जो है वो आपका -1 नहीं होना चाहिए, मतलब अगर n की पावर -1 हो फिर ये फार्मूला नहीं लगाना है। चलो मैं इसको आपको समझा देता हूँ, इसको कैसे, मतलब क्या होगा। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया x की पावर 5 dx इंटीग्रेशन कीजिए, तो आपने आंसर क्या आएगा, x 5n हो गया, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 अपॉन 6 प्लस c। अगर ये है ऐसे इंटीग्रेशन है, जैसे मान लीजिए आपको पूछता है कि x dx, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस c। अगर कोई बटे में है कोई पावर, जैसे मान लो ऐसे x की पावर है, तो बच्चों ये आपने क्या कर देना है, इसको ऊपर ले जाओ, सबसे पहले ऊपर ले जाना है। जब भी कोई डिवीजन में होगी तो पहले पावर ऊपर ले आओ, फिर नीचे नहीं कर देना इसको, फिर थोड़ा सा दोबारा कंफ्यूजन होगा। तो ये सबसे सिंपल रहता है, आप करिए इसका आंसर n प्लस 1, तो कितना आएगा 1/2 अपॉन 1/2 प्लस। अब बच्चों अगर यहां पर ऐसे हो 1/x dx, तो इसको आप बच्चे का लिखते हैं कि इसको इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी, x की -1 dx हो जाएगी। तो उस वक्त बच्चों आपने यहां पर ये फार्मूला नहीं लगाना आपको, क्योंकि x की पावर कितनी आ गई है, -1 है, कि यहां नहीं आपने ऐसे करना है -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त ये फार्मूला नहीं लगेगा आपका यहाँ पर, समझे बात। इस वक्त क्या करना है कि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, उसका हम अलग से समझाएंगे आपको कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा log ऑफ x प्लस, ये आपने थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते रहते हैं इंटीग्रेशन में, कि क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं, उसको एक तरीका समझा दो n+1, वो सभी को ऐसे करता है, लेकिन मैंने कंडीशन लिख दी है कि n की पावर -1 नहीं होती है, फिर यह फार्मूला नहीं लिखेगा। एक चीज आप ऐसे बच्चों समझ लीजिए। अब इसी तरह आपके पास इसी टाइप्स के हम कर लेते हैं, 1 2 3, आपको वैरायटी समझ आ गई। जैसे आपके पास कोई कांस्टेंट लिखा हो, जैसे सिंपल 5 dx लिखा हो बच्चों, फिर आपने क्या करना है, कांस्टेंट, जैसे डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में अगर कांस्टेंट होता था आप आंसर 0 लिखते थे। यहां पर ऐसा नहीं करना है, यहां पर आपने कांस्टेंट को बाहर ले लेना है, अंदर बचेगा सिंपल dx, और सिंपल अगर खाली dx है तो इसकी इंटीग्रेशन x हो। मान लो अगर खाली dt लिखा हो तो इसकी इंटीग्रेशन t होगी, सिंपली d थीटा लिखा हो तो इसकी इंटीग्रेशन थीटा होगी। ये आप याद रखना, ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को ये चीज। तो अब बच्चों में एक फंक्शन ले लेता हूं, मैं आपको पूरा बना के बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको आया 3x² प्लस 5x माइनस 6, इसकी इंटीग्रेशन करके देखते हैं। तो बच्चों आप देखिए सिंपल आएगा आंसर इसका। सबसे पहले इसको बाय पार्ट्स में चेंज कर दिया, जैसे 3x² dx, इसको अलग कर लो इंटीग्रेशन, प्लस 5x dx और माइनस 6 dx। ठीक है, ये लग रहा हो गया, अब आपको इजी हो जाएगा, मैंने तभी पहले इंट्रोड्यूस किया था। अब इसका क्या है, 3 बाहर आएगा, अंदर बचेगा x, कांस्टेंट को बाहर निकालिए। बच्चों कांस्टेंट आपको कैसे पता चलेगा कि जो d के साथ लिखा है, जैसे यहाँ पर d के साथ x लिखा हुआ है तो x की इंटीग्रेशन होगी। तो जैसे आप 5 यहां से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x dx, 6 बाहर हो जाएगा dx। करो इधर इसकी इंटीग्रेशन, x की इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, x³ 3 5, इसकी कितनी आएगी x² 2 6, सिंपल dx की क्या आएगी x और प्लस c। ये हो गया बच्चों इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है। तो होप्स आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाना है। फिर हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे कि इसका प्रैक्टिकल यूज कहां पर है। अब देखिए, अब मान लीजिए 2-3 फंक्शन बच्चों और आपको बता दूं कि जैसे आपकी जैसे इंटीग्रेशन थी sin x dx, ठीक है बच्चों। तो sin x की डिफरेंशिएशन क्या थी, cos x।
यहां पर उल्टा लिखना है, साइन एक्स की लिखनी है माइनस कॉस एक्स प्लस। ठीक है बच्चों, अब यहां पर वही तरीका जैसे मैंने आपको इसका एक और केस बताया कि अगर ऐसे हो साइन ऐसे लिखा होगा 5x dx, तो फिर बच्चों मैंने डिफरेंशिएशन में क्या आपको बताया था कि साइन एक्स की जो उधर थी cos x, इधर आएगा माइनस cos 5x। पहले लिखिए जैसा है ऐसे ही सेम डिफरेंशिएशन, लेकिन डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे कि ये जो आगे थीटा लिखा होता था उसके आगे डिफरेंशिएशन करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करना है कि जो आगे थीटा लिखा है उसको नीचे डिफरेंशिएट करना डिफरेंशिएट है लेकिन डिनोमिनेटर। इसका आंसर आएगा माइनस cos 5x अपॉन 5x की डिफरेंशिएट कीजिए, x की 1 हो जाएगी तो 5 आएगा आंसर प्लस। बच्चों सेम लॉजिक है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि उसमें क्या किया था इसमें क्या करना है। अब जैसे e की पावर ax है, तो बच्चों सेम लॉजिक लगेगा, e की ax का डिफरेंशिएशन क्या आया था e की ax। फिर आगे मैंने क्या समझाया कि जो ऊपर वाली पावर है उसको आगे आपने क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन में जो ऊपर वाली पावर होगी उसको नीचे डिफरेंशिएशन कीजिए, e की पावर ax अपॉन a प्लस e। इस तरह बच्चों आपको समझना है, तो आपको एक और बता देते हैं। जैसे आपको बोलता हूं मैं साइन ओमेगा टी डी टी, ये लीजिए। तो बच्चों आप देखिए ये 5x dx है, आप यहां नहीं कंफ्यूज होना, यहां पर ये देखिए ये यहां पर dt का मतलब कि किसकी वेरिएबल कौन है जो d के साथ लगा है, तो यहां पर t वेरिएबल होगा जैसे x था और ये ओमेगा कांस्टेंट है, तो करो इसका आंसर आएगा माइनस cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन नीचे ओमेगा टी, तो क्या आएगा आंसर माइनस cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाय, अब ओमेगा कांस्टेंट है टी का 1 हो जाएगा तो ओमेगा आंसर आएगा प्लस। ये बच्चों आपका सिंपल सा इंटीग्रेशन कैसे करनी है। इसी तरह डिफरेंट किस्म के फंक्शंस होते हैं, आप सभी का नोट कर सकते हो, तो ये आप नोट कीजिए क्योंकि फिजिक्स में आपको मिनिमम इतना आना चाहिए कि कैसे कैसे फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं। अब बच्चों एक ये जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ी जैसे x की पावर n dx, ये इसका आंसर था x की n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये बच्चों थी इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब बच्चों कई बार आपको यहां पर वो इंटीग्रेशन का मतलब आपको समझ आ गया, इंटीग्रेशन का मतलब हो गया सम करना, मतलब अगर ये कोई फंक्शन ग्राफ था तो इस ग्राफ का जो भी एरिया था उसको एरिया निकाला है मैंने ये। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई फंक्शन है y, ये इसका ग्राफ है, तो इसका ग्राफ का मैंने ये y x की पावर n था फंक्शन और इसका मैं एरिया निकाला वो ये निकालूंगा। ठीक है बच्चों, अब मान लो मुझे वो बोलता है कि नहीं आप एरिया x1 से लेकर x2 तक निकालो, मतलब आपको पूरा बताता है कि कहां से लेकर कहां तक आप एरिया निकालिए। हो सकता बोले यहां से यहां तक निकालो, हो सकता बोले यहां से यहां तक एरिया निकालो, फिर आप क्या करोगे, फिर बच्चों इस इंटीग्रेशन का नाम होता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में बच्चों हमें बताया जाता है कि आपने सम इंटीग्रल में सम करना, कहां से लेकर कहां तक सम कीजिए। तो अगर आपको ऐसा दिया जाए जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन दी जाती है x1 से लेकर x2 तक इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए, तो मान लो जो फंक्शन है इस फंक्शन को मैं जब इंटीग्रेशन करता हूं तो पहले आपने लिखना है कि इसका आंसर जो भी आएगा मान लीजिए वो f(x) आ गया, फिर ये लिमिट x1 x2 पर जब ऐसे लिखनी है, फिर सबसे पहले इसकी जगह ऊपर वाली लिमिट पुट करनी है, फिर इसी x की जगह नीचे वाली लिमिट, ये ऐसे निकालना है आंसर इसका, कि इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। चलो आपको ऐसे समझ में आएगी, आपको मैं सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए आपको बोलता है x की पावर 2 dx और 1 से लेकर 2 तक इसको सम कीजिए, ये हो गया लिमिट, लोअर लिमिट जैसे x1 था, अपर लिमिट ये फंक्शन है।
सबसे पहले बच्चों आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा एक्स की क्यूब बाई क्यूब, जैसे हमने किया सिंपली। अब अगर ये लिमिट नहीं दी थी तो हम प्लस सी पुट कर रहे थे, यहां पर सी नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट को हटा देना है। तो यहां पर आपको ये लिमिट आपकी पहले इधर से इधर लिखनी है। अब बच्चों क्या करना है, आपने एक्स की जगह जो डी के साथ लिखा होगा ना उसी की जगह पहले अपर लिमिट पुट करनी है। इसका आएगा 2 का क्यूब सॉरी 2 का क्यूब अपॉन 3, पहले अपर लिमिट आ गया माइनस, फिर इसकी जगह लोअर लिमिट 1 का क्यूब अपॉन 3, इसका आएगा 2 का क्यूब हो गया बच्चों 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो इसका एलसीएम हो गया 3, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7/3। ये आंसर हो गया। इस तरह बच्चों हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन जब आप लिमिट लगाओगे, लिमिट का आपने लॉजिक समझना है। चलो 2-3 आपको और प्रॉब्लम समझा देते हैं ताकि आपको लिमिट का थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना आ जाए। जैसे मान लीजिए आपको बोलता है कि ये कोई है cos थीटा डी थीटा, और यहां पर आपको प्रॉब्लम देता है यहां पर कि -π/2 से लेकर π/4 तक इसकी इंटीग्रेशन, -π/4 से लेकर +π/4 तक इसकी इंटीग्रेशन कीजिए। करिए सबसे पहले बच्चों वही करना है। cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या आएगी, cos थीटा की आएगी sin थीटा, तो लिमिट इस तरफ -π/4 +π/4 अपर लिमिट होगी। अब क्या करना है, अब इसमें लिमिट पुट करनी है। मैंने बताया था जो डी के साथ लिखा उसी में, अब डी के साथ थीटा तो थीटा की जगह ही लिमिट पुट करना। तो इधर आएगा पहले साइन थीटा की जगह π/4 माइनस साइन थीटा की जगह -π/4। अब बच्चों आपको पता है सबसे पहला लेक्चर मैंने इसलिए दिया था ट्रिग्नोमेट्री का कि पाई होता है 180 डिग्री, तो π/4 कितना हो गया 180 का 4 करो, इसको 4 से डिवाइड करो, बन गया 45 डिग्री। समझ लो कि ये साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसका आंसर आया 1/√2। अब यहां पर बच्चों देखिए ये और मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था कि साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, मतलब अगर साइन के आगे ब्रैकेट में माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर आता है। यहां पर भी देखिए माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहां पर प्लस बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, तो √2 इसका एलसीएम आ गया, 1 + 1 कितना हो गया 2/√2। तो आगे रैशनलाइज कर सकते हैं आप। ये बच्चों आप थोड़ा सा समझना है कि ये लिमिट का क्या लॉजिक होता है, लिमिट कैसे लगाते हैं। जैसे देखिए आप 2-3 प्रॉब्लम्स हम और कर लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। मान लीजिए आपको पूछता है कि इंटीग्रेशन r से लेकर इंफिनिटी gmn/x² dx, इसकी इंटीग्रेशन कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने देखना कि d के साथ क्या लिखा हुआ है x, मतलब कि x यहां पर वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालिए gmn। इंटीग्रेशन करने से पहले मैं यहां से स्टार्ट लिखता हूं gmn कांस्टेंट, अंदर क्या बचेगा एक प्रॉब्लम हम डिटेल में लिख लेते हैं 1/x² dx, ये हो गया। अब बच्चों आप सबसे पहला स्टेप आप देखिए कि x² पावर नीचे है, इसको पहले ऊपर ले जाओ। इंटीग्रेशन करने से पहले आप अपनी इक्वेशन को सेट कर लो ताकि आपको इजी हो। अब आप बच्चों अपना स्टार्ट कीजिए इंटीग्रेशन करना। x की पावर -2 क्या आएगा इंटीग्रेशन, x की -2 n + 1, -2 + 1 कितना हो गया -1 अपॉन वही -2 + 1 -1, लिमिट इस तरफ आ जाएगी r से इंफिनिटी। अब बच्चों -1 को बाहर निकालो, gmn अंदर क्या बचेगा x की पावर 1 r से इंफिनिटी, ये देखिए। अब बच्चों यहां पर देखिए -gmn, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/x r से इंफिनिटी -gmn। अब पहले आप x की जगह अपर लिमिट पुट कीजिए इंफिनिटी,
इसी एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट कीजिए। लिमिट याद रखना वही जगह पुट करना है, जी एम बच्चों 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है, तो ये क्या आएगा माइनस जी एम एम, 0 में जो माइनस करोगे वही आएगा, तो आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस जी एम एम अपॉन, ये आंसर। तो इस तरह बच्चों आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास बुक्स में काफी क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो इनमें काफी किस्म के क्वेश्चन हैं। बेसिक आपको मैंने समझाना था कि कैसे इंटीग्रेशन आप यूजफुल ला सकते हो। अब बच्चों आप इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि जो मैं आपको समझा रहा था कि एरिया अंडर कर्व का क्या कंसेप्ट है। अब बच्चों मान लीजिए मैंने आपको बोला कि इंटीग्रेशन जो होती है, इंटीग्रेशन का क्या यूज है, इंटीग्रेशन is used to find the area under the curve। मान लीजिए मेरे पास ये फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। अब मैं क्या कहता हूं कि ये वाला ग्राफ इसका मान लीजिए आता है, ये ऐसे ग्राफ आता है। तो अब बच्चों कि यहां पर क्या है कि एक्स की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। यहां पर फोर्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो। अब इसका मैं अगर बच्चों यहां से यहां तक इस जो डायग्राम बनी है इस कर्व का एरिया अगर मैं निकालूं, एरिया, तो इसमें तो मुझे इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये फिगर मुझे ऑलरेडी पता है कि ये बन गया आपकी एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ आपकी एक्स है और ब्रेथ होगी ये साइड और ये होगी इस वाई एक्सिस के बराबर। ये साइड इसको देखना है, ये आप बच्चों ध्यान रखना, ये जो साइड है वो इस वाली साइड, जो यहां पर होगा वो ये होगा, यहां फोर्स है तो फोर्स आएगा, तो ये हो गया एक्स। तो बच्चों ये किसका होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका आएगा फोर्स इंटू एक्स। तो मतलब एरिया हमें मिल गया फोर्स इंटू एक्स। तो फोर्स इंटू एक्स क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो इसका मतलब है कि मुझे वर्क डन मिला। ये अगर मेरे पास फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ था, मैंने उसका एरिया निकाला, मुझे वर्क डन मिला। ये आप फिजिक्स में बताने लगा हूं कि आप लोगों की इंटीग्रेशन का कैसे यूज करना। अब मान लो कि यही मैं कर देता हूं कि मान लो आपको बोलता हूं कि ये फोर्स है ऐसी, मतलब फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, मतलब कि 2x स्क्वायर माइनस ये है फोर्स, 2x स्क्वायर माइनस 5 ये है फोर्स। और आपको बोलता है कि ये डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2 तक वर्क डन निकालना। तो अब बच्चों आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी क्योंकि ये तो फिगर आप आराम से रेक्टेंगल आपने देख लिया, अब ये वाली फिगर कैसे आ गई, ये यहां पर आपका मसला हल नहीं होगा। अब यहां पर इसका एरिया मुझे आप पता चल गया कि फोर्स और डिस्टेंस का जो एरिया होगा वही मुझे वर्क डन बताएगा। अब इसकी एरिया मैं निकाल नहीं पा रहा हूं, तो अब इस केस में बच्चों आपको एरिया कैसे निकालना है। इस केस में एरिया मतलब इसका एरिया क्या बताएगा, एरिया बताएगा मुझे वर्क डन। तो मैं वर्क डन कैसे निकालूंगा, मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा। अब आपको ये इंटीग्रेशन निकालनी है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का सम करना, कहां से कहां, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक। ये है मतलब बच्चों हम क्यों इतना पढ़ रहे थे। अब फोर्स की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है 2x स्क्वायर माइनस 5 dx। करिए इसकी इंटीग्रेशन, फिर आपको समझ आएगा कि ये मैं क्यों आपको करवा रहा था इंटीग्रेशन। तो ये आएगा आपका बच्चों वर्क डन। तो करिए इसकी इंटीग्रेशन, पहले बाय पार्ट कीजिए, 1 से लेकर 2 तक, 2x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 तक 5 dx। अब 2 यहां से कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा x स्क्वायर 1 से लेकर 2 तक, माइनस यहां से 5 कॉमन आएगा dx 1 से लेकर 2 तक। अब बच्चे 2 x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x की पावर 3 अपॉन 3 लिमिट 1 से 2 माइनस 5, x की क्या इंटीग्रेशन आएगी, x 1 से 2।
3 को चाहे बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है तो उनको बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा एक्स क्यूब। पहले एक्स की जगह अपर लिमिट पुट करो, बनेगा 2 का क्यूब 8 माइनस एक्स की जगह 1 पुट करो, 1 का क्यूब 1। पहले एक्स की जगह 2 पुट कीजिए, माइनस एक्स की जगह 1 पुट कीजिए। जब बच्चा 8 माइनस 1 7, 7 2 का 14, 14/3 माइनस 2 माइनस 1 1, 5 1 का 5। देखो सॉल्व कीजिए, बनेगा बच्चों 14 माइनस 15/3, तो -1/3 आंसर जूल में। तो ये है बच्चों हमारा लॉजिक। तो आपको क्यों मैंने ये बताया था कि इंटीग्रेशन कर्व अगर आपका बनेगा, देखिए ना कर्व होगा, ये वेरिएबल फोर्स है। जिंदगी में आपको हर अगर कांस्टेंट थोड़ी चीजें मिलेंगी, आपको मैक्सिमम चीजें वेरिएबल। जब दोनों क्वांटिटी वेरी करें, डिस्प्लेसमेंट भी वेरी हो रहा है, ये भी वेरी हो रहा है बच्चों, तो तब आपको यहाँ पर मुश्किल आ जाएगी एरिया निकालना। अगर एक चीज कांस्टेंट है तो फिर तो आपको पता ही है कैसे एरिया निकालते हैं। जैसे मान लो आपके पास काफी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको बोलता है कि ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, ठीक है बच्चों। वो बोलता है कि ये वेलोसिटी है, ऐसे अब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। मैं इक्वेशन दे देता हूँ कि v = 3t, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो आप बताइए यहां से ये टाइम चेंज हो रहा है, t = 0 से लेकर t = 1 सेकंड तक इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए। तो बच्चों तो आपको पता है कि वेलोसिटी और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब इसका एरिया किसके बराबर होगा। सबसे पहले एरिया देखिए, एरिया किसके बराबर होता है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ये और ये मल्टीप्लाई करो, एरिया निकलेगा v × t हो गया एरिया। अब आप देखिए vg होता किसके बराबर, वेलोसिटी टू टाइम किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब इसका मतलब कि इसका मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब मुझे एरिया निकालना है। अब एरिया ये मैंने कभी देखा नहीं ऐसी कि इसके एरिया कैसे निकालूंगा, क्योंकि मैंने कभी तक पढ़ा नहीं। फिर मुझे इंटीग्रेशन की याद आएगी, नहीं जब कर्व जैसा मर्जी हो, कर्व के नीचे जो एरिया होता है, एरिया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा, मैं इंटीग्रेशन करूंगा। तो करिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक किसकी, वेलोसिटी की, तो आएगा 3t dt। इंटीग्रेशन कीजिए बच्चों, क्या आएगा आंसर, 3 बाहर आ जाएगा, t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 है तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी t की पावर 2/2, लिमिट इधर आ जाएगी 0 से 1, ये 3/2 आ जाएगा बाहर। पहले अपर लिमिट पुट कीजिए 1 - 0, तो आंसर 3। तो बच्चों कुछ और कर लेते हैं इसके इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस। अब आप एक चीज समझिए, पहले फार्मूला याद रखिए कि मान लीजिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिए है, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट अगर है, तो बच्चों अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी वेलोसिटी। और अगर हम बच्चों वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन। एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करोगे एक्सेलरेशन मिलेगी। तो अब मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन इसका रिवर्स होता है, तो रिवर्स समझिए कि अगर मैं एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करूं, मतलब एक्सेलरेशन की अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो वो मुझे पीछे वेलोसिटी देगी। अगर मैं वेलोसिटी की इंटीग्रेशन करूं तो वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देगी और वापस फंक्शन। ये आप एक फार्मूला याद रखिए कि आपको गिवन क्या है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी दी होती है एक्सेलरेशन निकालिए, मैं डिफरेंशिएशन करनी है। अगर पीछे आना है, एक्सेलरेशन दी हो, वेलोसिटी निकालनी हो, तो इंटीग्रेशन करना है। और आपको एक न्यूमेरिकल के जरिए आपको समझाता हूं ये चीज। मान लीजिए कि मुझे बोलता है कि इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5t, मान लीजिए ये मुझे देता है कि एक्सेलरेशन 5t है, तो फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट।
ये बच्चों आपको कई बार कंपटीशन में जब बोर्ड में बड़ी बार क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। ये एक्सेलरेशन देगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो आपको बच्चे इसको कुछ भी नहीं करना है। ये मैंने आपको ट्रिक जो समझाया कि अगर आपको एक्सेलरेशन पीछे आना है तो इसकी आप इंटीग्रेशन करनी है, तो आपको लिखना है कि एक्सेलरेशन इसके क्या होगी 5t, जो भी आपको गिवन देगा। एक्सेलरेशन को किसके बराबर लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले आपने इसको ऐसे लिखना है एक्सेलरेशन। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो dv को इधर रहने दो, ये आ जाएगा 5t dt। ओके बच्चों, अब कीजिए इसकी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए दोनों साइड, 5t dt। अब अच्छा देखिए dv की इंटीग्रेशन क्या आपको बताया थी मैंने, v, क्योंकि dx की इंटीग्रेशन x है, dv की v। इधर से बच्चों 5 बाहर आ जाएगा, अंदर आपका बचा t की पावर कितनी है 1, तो वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या आंसर आ जाएगा t की पावर 2/2। आप इसको प्लस c भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताने लगा हूं कि चलो आपने प्लस से इसका आंसर आएगा ये प्लस c, क्योंकि कांस्टेंट आएगा, ये निकल गई वेलोसिटी। अब मान लो कि आपको ये पहला स्टेप, अब उसको वेलोसिटी में आपको पूछता है डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो अब इसके आगे चलो फिर वही हो गया, वेलोसिटी दी हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो दोबारा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। फिर इसके आगे कैसे चल रहा है देखिए, वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी होती है ds/dt। ओके, 5/2 t² प्लस, अब ds किसके बराबर आ जाएगा, dt को इधर मल्टीप्लाई करो, 5/2 t² dt प्लस c इंटू dt। ये हो, अब कीजिए, अगर ds है ना, हमें s चाहिए, तो ds से s कैसे निकलेगा, d को कैसे तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन कीजिए ds। तो बच्चों इधर भी इंटीग्रेशन आएगी, तो ये कांस्टेंट मैंने आपको बोला कि कांस्टेंट पहले बाहर निकाल लीजिए, जैसे t² dt, इधर से c कांस्टेंट है तो dt। अब ds की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों, s 5/2, t² की इंटीग्रेशन क्या आएगी, n+1 वाला फॉर्मूला लगाओ, t³/3। c dt की इंटीग्रेशन क्या आएगी बच्चों, t। अब इसमें क्या होगा, अब दोबारा इसमें भी एक और कांस्टेंट आएगा, तो मैं इसका उस कांस्टेंट का नाम c1 लिख देता हूं, क्योंकि c सेम हो जाएगा। जैसे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इधर इंटीग्रेशन, अब इसमें भी दोबारा कांस्टेंट आएगा आगे, तो c1 आ गया। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा s = 5/6 t³ प्लस ct प्लस c1। ये हो गया, आपको कंसेप्ट समझना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको कभी कभी दिया होता है कि रिवर्स आना होता है, तो ये आपको चेन रूल याद रखना कि ये अगर आगे जाना तो डिफरेंशिएशन, पीछे आना तो इंटीग्रेशन। बच्चों अब यहाँ पर आप प्रॉब्लम, मैंने एक लॉजिक देना था, बाकी आप एक्सरसाइज देखिए, बुक्स में आपके पास काफी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बुक्स में देख सकते हो, डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो मैं आपको एक और प्रॉब्लम इसकी सॉल्व करा के फिर हम इसको आगे करेंगे। मान लीजिए आपको बोलता है कि इलेक्ट्रिक, सपोज कीजिए आपको बोलता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है बच्चों, वो आपको दिए इसमें dq/dt, सपोज कीजिए। चलो आपको बोलता है कि एक न्यूमेरिकल बनाते हैं पहले, जैसे इफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है आपको देता है 2t² प्लस 5t। ये आपको इलेक्ट्रिक करंट की दे दी इसमें रिलेशन, बोलता है फाइंड द चार्ज फ्लोइंग, from time t = 0 to t = 1 सेकंड। जी आपको क्वेश्चन देता है
कि करंट जो वेरी कर रही है और आपको बोलता है कि एक 0 से लेकर 1 सेकंड में कितना चार्ज चलेगा। तो बच्चों अब आपको चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए जो करंट जो होती है वो उसने दी कितनी 2t² प्लस 5t। तो अब आपको पता है कि करंट किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये आपको डेफिनेशन 10th में भी आपने पढ़ी है। सेम लॉजिक है, अब इसको dt को इधर ले जाइए, ये बनेगा 2t² dt प्लस 5t dt। अब बच्चों देखिए आपको क्या बोलता है वो, अब वो बोल रहा है कि आपको कि इसका वो निकालिए 0 से लेकर 1 सेकंड में कितना चार्ज। अब वो लिमिट बता रहा है आपको, इसलिए यहां पर आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो आप लिमिट लगाओगे। 2 कांस्टेंट है, 0 से लेकर 1 t² dt, 5 कांस्टेंट आ जाएगा dt। तो आपको बता दें कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर है, डी क्यूब इंटीग्रेशन क्यूब 2 t² की इंटीग्रेशन क्या आएगी बच्चों, t³ 3, ये लिमिट इस तरफ आ जाएगी 5, इसकी पावर 1 है, क्या आएगा इसका 2/t, 0 से लेकर 1 तक ये लिमिट। अब Q इक्वल टू बच्चों बन जाएगा 2/3, पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, इधर 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब बन गया, क्यूब 1 ही हो जाएगा, 0 का क्यूब 0 प्लस 5/2, पहले 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर माइनस 0, 2/3 प्लस 5/2। तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 प्लस 15/6, तो 19.6, 3.1 कूलम चार्ज अप्रॉक्सीमेटली इतना चार्ज है। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन का हमें फिजिक्स में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। वो जो आपको मैं डेरिवेशन करवा रहा था वो मैथ है, वो हमें जानना था कि इंटीग्रेशन करने कैसे हैं। फिजिक्स में हमें इस तरह की यूज आएगी आपको, इसका यूज आप समझ लीजिए। 2-4 बार आप वीडियो चेक कीजिए तो डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स लीजिए आप, अलग अलग किस्म के। कहीं अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं नीट IIT के, तो आप आराम से इस चीज को समझ सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। अब बच्चों अब हम इसकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की कॉम्बिनेशन से इक्वेशंस ऑफ मोशन के फार्मूले प्रूव करते हैं। कि आपको कहीं पर आता है कि डराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो बच्चों ये है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पता है बच्चों कौन कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, आपने पढ़ी होगी। एक इक्वेशंस ऑफ मोशन है v = u + 80, 10th में भी पढ़ी होगी आपने, 9th में शायद। s = ut + 1/2 AT² और v² - u² = 2as। ये है बच्चों आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज पहले आप याद रखिए कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये वैलिड कब होती है, दे आर, क्योंकि न्यूमेरिकल में बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ये फार्मूला लगना कब है। दे आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाले फार्मूले तभी वैलिड हैं जब एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट के बच्चों को समझ नहीं आता कांस्टेंट का मतलब क्या, मतलब आप देखिए न्यूमेरिकल में अगर आपको सिंपली लिखा हो कि एक्सेलरेशन 5 लिखा हो, नंबर लिखा हो, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन अगर आपकी एक्सेलरेशन ऐसे दी हो जैसे 5t, तो ये जो है ये वेरिएबल है, ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको एक्सेलरेशन दी जाए इस तरह नंबर में, तब इस फार्मूले में ये फार्मूले वैलिड है।
अगर एक्सेलरेशन में ऐसे लिखा हो 5t, मतलब कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, फिर ये वाले फार्मूले आपके वैलिड नहीं होंगे। अगर आप यहां पर ए की जगह यहां वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दोगे तो वो आपका कुछ और ही आंसर आएगा, वो गलत आंसर आएगा। तो आपने याद रखना है सिंपल कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ये फार्मूले लगा सकते हो, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो फिर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। चलो वो बाद में बातें करते हैं, पहले आपको समझ आ गया कि ये फार्मूले जब मैं ड्राइव करूंगा, ये ड्राइव करने के लिए मुझे एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना है। ठीक है बच्चों, ये जो v क्या होता है, u क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कि मान लीजिए ये मेरे पास एक गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये यहां से यहां पहुंचती है, तो आप पहले समझ लीजिए कि थ्रू द मोशन इसमें क्या सेम क्या रहना चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक जैसी एक्सेलरेशन रहनी चाहिए थ्रू द मोशन, तभी ये फार्मूला वैलिड है। मान लीजिए मैं लेता हूं कि इनिशियल टाइम, जब ये गाड़ी यहां पर इसका इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम इसका t है। जब टाइम 0 था, मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी और टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी बनेगी v। अब मान लीजिए जब ये गाड़ी रुकी हुई है तो इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है और टाइम t के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया s। पहले अब ये बातें समझिए कि इनमें मतलब क्या है। ये गाड़ी है, ये ए से बी जा रही है, गाड़ी चल रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इनिशियल टाइम t है और फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम t, मतलब t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है और t टाइम के बाद ये जो डिस्टेंस कवर करती है वो s कवर करती है। और इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, मतलब इनिशियली जब ये चलना स्टार्ट हुआ इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है और डिस्प्लेसमेंट इसने किया s। पहले अब ये पहला समझ लीजिए पिक्चर, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और फिर हम ये फार्मूला बारी बारी इसका प्रूव करते हैं। पहले बच्चों हम पहला फार्मूला प्रूव कर लेते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये कैसे प्रूव होगा, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लिख लीजिए कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन किस क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, डिफरेंशिएशन की मदद से एक्सेलरेशन किस क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब बच्चों यहां पर dv किस क्या पर आएगा, dv किस क्या पर आएगा, एक्सेलरेशन इनटू dt। ये हो गया। अब मुझे v चाहिए ना, dv है तो dv से v चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होती है वो dv क्या आएगी v, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन कीजिए इसकी dv इज इक्वल टू a इंटू dt। अब लगाइए कंडीशन, लिमिट, जो v का इंटीग्रल है, v है ना यहाँ पर, तो v मतलब कि v की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, फाइनल वेलोसिटी v। यहाँ पर a बच्चों कांस्टेंट आएगा, a बाहर लिख सकते हो आप, और dt अंदर रहेगा, तो टाइम की कंडीशन निकालिए, पहला टाइम कितना है 0 और बाद का टाइम कितना है t। dv की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, v, लिमिट इस तरफ आ जाएगी, a कांस्टेंट है यहां से बाहर आ जाएगा, dt की इंटीग्रेशन क्या है t, लिमिट इधर आ जाएगी। क्या होगा बच्चों, पहले फाइनल वैल्यू पुट कीजिए, v माइनस इस v में इनिशियल वैल्यू पुट कीजिए, u इज इक्वल टू a इंटू इधर भी वही कीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले ये वैल्यू फिर माइनस ये वैल्यू जाएगा, v माइनस u इज इक्वल टू 80 और v हो जाएगा u, इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा u प्लस 80। ये बन गया आपकी फर्स्ट फार्मूला, आपने मुझे प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। देखिए एक्सेलरेशन, इंटीग्रेशन किया, लिमिट पुट की, आंसर आपके सामने। लेकिन याद रखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखनी यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो चलो आगे देखिए आप, चलो हम सेकंड फार्मूला प्रूव करते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at, इसको फार्मूले को प्रूव करते हैं। तो सॉल्यूशन बचवा, अब मुझे s चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे v लेना पड़ेगा, v हो गया
डी एस बाई डी टी, वेलोसिटी होती है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो मुझे एस निकल जाएगा, एस हो गया वी इंटू डी टी। अब बच्चों v जो है, v अभी हमने प्रूव किया किसका होता है, u प्लस ए टी, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब यहाँ पर आएगा डी एस, इसको मल्टीप्लाई करो u को डी टी के साथ, बन जाएगा u डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। अब करिए इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो डी एस की इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब यहां से u तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स थी, और a टाइम पे चेंज हो रहा है इसलिए t को अंदर रखिए, t की इंटीग्रेशन कीजिए। बट मैं आपको बार बार बताता हूं कि जो d के साथ लिखी होती है चीज उसी की इंटीग्रेशन होती है, उसी को अंदर रखना है। बाकी जैसे इधर d के साथ t है तो u बाहर निकाल दिया मैंने। अब लगाओ लिमिट की, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 और फाइनल डिस्प्लेसमेंट s है, यहाँ पर t है अंदर तो लिमिट t को ही देनी है, इनिशियल टाइम 0 फाइनल टाइम t, इधर भी t है अंदर, इनिशियल टाइम 0 फाइनल टाइम t, ये आप याद रखना। तो अब करिए इसकी इंटीग्रेशन, ये देखिए डी एस की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी s, लिमिट इस साइड आ जाएगी, u डी टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों t, लिमिट इधर a, इधर t की पावर 1 है तो n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगाओ, बनेगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट इस तरह लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर आएगा s माइनस 0, लोअर लिमिट u t माइनस 0 प्लस a बाई 2 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बन जाएगा s इक्वल टू ut प्लस 1 बाई 2 a t स्क्वायर। ये देखिए बच्चों आपका सेकंड फार्मूला भी प्रूव हो गया। हाँ बच्चों हम यहां पर लगाते हैं थर्ड फार्मूला प्रूव करते हैं। तो ये है कि कई बार आपको एग्जाम के बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन पूछता रहता है कि ड्राइव द फार्मूला, तो फिर उस वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलो जी देखिए तीसरा फार्मूला, इसको कैसे प्रूव करना है। अब इसमें देखिए टाइम नहीं है, ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें टाइम नहीं है, तो आप मुझे ऐसी डेरिवेशन ढूंढनी है टाइम ना आए। तो बच्चों में टाइम नहीं आएगा, मैं क्या लिखूं, जैसे मैं लिखता हूं कि एक्सेलरेशन किसके होती है dv बाई dt। अब मैं इसको वेलोसिटी बच्चों किसके ऊपर थी ds बाई dt। अब मुझे फार्मूला बनाना जिसमें एक्सेलरेशन भी हो, फाइनल वेलोसिटी भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो, लेकिन टाइम ना हो। लेकिन दोनों में टाइम है तो मैं क्या करता हूं कि दोनों को डिवाइड कर देता हूं ताकि टाइम कट जाए। ऑन डिवाइडिंग वी गेट, क्या बचेगा बच्चों, a अपॉन b इज इक्वल टू dv बाई ds, है ना। इसको डिवाइड करोगे ये dt कट जाएगा, इसको इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा a इंटू डी एस इज इक्वल टू v इंटू डी। इसको इधर करो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे a ds इज इक्वल टू v dv। देखिए यहां पर a बाहर आ जाएगा क्योंकि d के साथ s है तो a बाहर आ जाएगा, इधर d के साथ b है तो b अंदर रहेगा, मतलब v की इंटीग्रेशन होगी तो इधर a बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ds। पहले हम लिमिट लगा देंगे, ds का कंसेप्ट लगाना है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v। ये आपको लिमिट लगाना पहले आना चाहिए, ये तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया सारा, इनिशियल कंडीशन क्या है, फाइनल क्या है। अब देखिए बच्चों a यहां से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ds, ds की इंटीग्रेशन क्या होगी s, तो लिमिट आ जाएगी 0 से s। इधर देखिए v की पावर 1 है, क्या आंसर आएगा v स्क्वायर बाई 2, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो लिमिट uv a पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 1 बाई 2, पहले अपर वेलोसिटी माइनस लोअर वेलोसिटी, ये बन जाएगा बच्चों as इज इक्वल टू 1 बाई 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये इसको लिखोगे आप, इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, फार्मूला बनेगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इस तरह बच्चों आप फार्मूलों को प्रूव भी कर सकते हो
और इस तरह आप देख सकते हो फार्मूले कैसे प्रूव करते हैं। ओके बच्चों, तो ये एक मैंने आपको डेरिवेशन के जरिए माध्यम से भी बता दिया। अब मैं आपको बच्चों मान लीजिए एक न्यूमेरिकल बताता हूं कि सपोज कीजिए आपको बोलता है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको देता है 0 और एक्सेलरेशन देता है 5p। तो आपको बोलता है कि फाइंड फाइनल वेलोसिटी। तो बच्चा क्या करता है कि v फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at लगाता है। u की जगह पूरा पुट करता है 0, a की जगह पुट करता है 5t इंटू टी, तो ये आता है आंसर 5t²। तो बच्चों ये आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये फार्मूला तभी लगेगा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, लेकिन ये एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। जब ये कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या करना है, फिर बच्चों आपको ये फार्मूला नहीं लगाना है। फिर आपको अगर वेलोसिटी निकालनी, जैसे उसने बोला फाइनल वेलोसिटी निकालिए, फिर आपको वो पीछे वाला कंसेप्ट लगाना है, इंटीग्रेशन वाला। जैसे मैंने बताया कि एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल हो तो फिर एक्सेलरेशन की जगह आएगा जैसे dv/dt इज इक्वल टू 5t, फिर dv इज इक्वल टू आ जाएगा 5t इंटू dt, फिर इसकी इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पर ऐसे ऐसे। तो v इज इक्वल टू 5t क्या आ जाएगा t²/2 प्लस c। इस तरह आंसर होगा बच्चों, ये नहीं होगा बल्कि ये करेक्ट होगा। तो ये आपको बहुत कंपटीशन में याद रखना, जिस तरीके का न्यूमेरिकल बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो बस आपको मैंने ट्रिक बता दिया कि ये फार्मूले डायरेक्ट पुट करना तो एक्सेलरेशन ऐसी होनी चाहिए कांस्टेंट वैल्यू। अगर एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर वेरी कर रही है फिर ये फार्मूले कभी नहीं लगाने, फिर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद से जो भी पूछेगा वो आपको निकालना है। तो बच्चों आज हम यहां पर इसको खत्म करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं एक ट्रिक और समझ लीजिए जाते जाते, तो फिर हम इसको एंड करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन था 1/x dx, तो इसका आंसर आता है log ex प्लस c। एक मैं और क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए 1 प्लस a प्लस x अगर है dx, तो इसका भी आंसर आएगा log e, a की जगह चलो मैं 5x, इसका आएगा आंसर x प्लस 5 प्लस c। जैसे मेरे पास d थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा 0 है और थीटा 0 कांस्टेंट है। तो बच्चों इसका मैं पूछूं आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा log e थीटा माइनस थीटा 0 प्लस। तो बच्चों आप देख रहे हो इस ट्रिक में क्या हो रहा है कि सभी इंटीग्रेशन का आंसर log ऑफ डिनोमिनेटर आ रहा है। देखिए इसका डिनोमिनेटर x है, इसका डिनोमिनेटर ये है, इसका डिनोमिनेटर ये है। तो यहां से आपको समझ आ रहा है कि कब हम किसी इंटीग्रेशन का आंसर log में लिखते हैं। log में कैसे आएगा बच्चों, कोई लॉजिक समझ आ रहा है? नहीं। देखिए अगर मैं इस इधर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करूं, x की डिफरेंशिएशन करूं तो आंसर न्यूमिनेटर आता है। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं 5 प्लस x की, तो x का 1 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, फिर आंसर न्यूमिनेटर आएगा। इधर देखिए थीटा कांस्टेंट है, जी 0 हो जाएगा, डी थीटा की 1 हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब कोई भी इंटीग्रेशन हो, जब भी आप देखो ऐसा कि डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करो अगर, तो आंसर न्यूमिनेटर आए, तो उस इंटीग्रेशन का आंसर होता है log ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी थी, तो ये आप बहुत बार ये काम आती है, तो ये आप बच्चों याद कर सकते हो। ये फार्मूला और एक के में बच्चों आपको क्या होता है कि दो फंक्शन वाला फार्मूला आता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे कोई फंक्शन दो है, जैसे x log x, दो फार्मूले आपको आगे, दो फंक्शन है u और v। तो इंटीग्रेशन कैसे आपको करनी है ये भी आप सीख लीजिए। लेकिन आप आएंगे तो नहीं ये फिजिक्स में, क्योंकि चलो फिर भी
कई बार वो स्कूल वाले डाल देते हैं एग्जाम में। तो जैसे मान लो दो फंक्शन है u और v, तो आपने बच्चों जैसे डिफरेंशिएशन में किया था, क्या किया था, u v की डिफरेंशिएशन प्लस v u की डिफरेंशिएशन, यहां पर नहीं आएगा u पहला फंक्शन u v की इंटीग्रेशन जो भी होगा, मान लीजिए ये जिस विद रिस्पेक्ट में लिखा होगा वो आएगा u v की इंटीग्रेशन माइनस बड़ी इंटीग्रेशन u v की इंटीग्रेशन माइनस बड़ी इंटीग्रेशन v की डिफरेंशिएशन u v की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन u की डिफरेंशिएशन बच्चों एक और ट्रिक आप सीख लेते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे पास प्रोडक्ट रूल हो, जैसे इंटीग्रेशन में दो फंक्शन हो u v, तो आपने करना है कि u v की इंटीग्रेशन माइनस बड़ी इंटीग्रेशन u की डिफरेंशिएशन और v की दोबारा से इंटीग्रेशन। ये आप फॉर्मूला याद रखना बच्चों कि इसका देखिए कि ये आपको जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो आपको फंक्शन आ गया, ऐसे लिखता हूं x log x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, यहां दो फंक्शन आ गए। अब बच्चों थोड़ा फंक्शन में भी आप जानकारी रखिए कि ये जो जब आपका लॉग लिखा हो तो ये हो गया लॉगरिथम फंक्शन। जैसे आपका फंक्शन है y इक्वल टू x स्क्वायर हो, 2x हो या x प्लस 5 हो या सिंपली x हो, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। ये क्या आएंगे, अलजेब्रिक फंक्शन। अगर आपका बच्चों ऐसा हो लॉग वाला जो फंक्शन हो तो उसको लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं। अगर आपका कोई साइन थीटा या कॉस थीटा की फॉर्म में कोई फंक्शन हो तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अगर आपका फंक्शन कोई बच्चों एक्सपोनेंट की फॉर्म में e की पावर हो तो उसको बोलते हो एक्सपोनेंट फंक्शन बोलते हैं। अब बच्चों अगर आपको दो फंक्शन दिए भी हो, u और v फंक्शन दिया हो, तो आपको u कौन सा लेना है, v कौन सा लेना है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि u और v चूज कर सकते। आपको इनमें से u की पहले अगर मान लो यहाँ पर कौन से दो फंक्शन है, अलजेब्रिक और लॉगरिथम, तो पहले u क्या ले और v क्या ले, ये आपको समझना है। तो इसके लिए बच्चों एक फार्मूला याद रखें, ट्रिक याद रखें, आई लेट, ये फार्मूला बच्चों याद रखें। तो आई मतलब इंटीग्रेशन कीजिए किसकी, पहले आएगा लॉगरिथम, जैसे इन दोनों में से u बनेगा लॉगरिथम, लॉगरिथम के बाद अलजेब्रिक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद आएगा एक्सपोनेंट। तो आपको याद रखना है कि पहला फंक्शन जैसे इन दोनों में से u कौन आएगा, u लॉग, पहला आपने पहला फर्स्ट नंबर पर कौन सा रखना है, लॉगरिथम, मतलब a बाद में, तो आपने इसको पहले रीअरेंज कीजिए, इसका आएगा log x बन जाएगा u और x आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मत इसको ऐसे लाइट मत दीजिए। तो अब कीजिए इंटीग्रेशन u हो गया log x, v की इंटीग्रेशन मतलब x की इंटीग्रेशन कीजिए माइनस, फिर u की डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, लॉग x की डिफरेंशिएशन और दोबारा से x की इंटीग्रेशन। ये है बच्चों आपका फार्मूला। एक ही क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन तो जितने मर्जी आपको एग्जाम में, ट्रिक ये एक समझना है। आप देखिए लॉग x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 1 है, क्या आंसर आएगा x 2/2 माइनस log x की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या है 1/x और x की इंटीग्रेशन क्या आएगी x² 2 dx। अब ये बच्चों आंसर आ जाएगा 1/2 x² को पहले लिख लीजिए log x, इसको देखिएगा ये x और x काट जाएगा, एक x बचेगा, बाहर बच जाएगा 1/2, अंदर बचेगा x dx। आप देखिए बच्चों 1/2 x² log x माइनस 1/2। अब इस x की भी इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्या है आंसर x² 2। तो
ये आप इसको ये आंसर आएगा इस तरह, ये आपको ध्यान रखना बच्चों। और क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, क्योंकि लिमिट नहीं है तो प्लस इसमें सी डाल। तो ये आप ट्रिक बच्चों याद रखिए। तो कोई भी आप फंक्शन आ जाए तो आपको घबराना ये नहीं कि आप अगर मान लो इसी इंटीग्रेशन को आप पहले आप एक्स रखते log रखते, ये आंसर ही नहीं निकलता। आप प्रैक्टिस करके देखिए, खुद ही पता चल जाएगा आपको। अब देखिए आगे एक हम बच्चों और देख लेते हैं। एक आपको और फिजिक्स में इंटीग्रेशन का कोई रूल आता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आप 12th में पढ़ोगे, एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है। मान लीजिए आपको बोलता है कि ये कोई फंक्शन है y और x के बीच में, तो ये फंक्शन वैरी कर रहा है। ये देखिए ये इस तरह ऐसे साइन वेव कॉस वेव की तरह वैरी कर रहा है। तो आपको बोलता है कि इसकी एवरेज वैल्यू, देखिए एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है। मैं बोलता हूं कि एवरेज वैल्यू y की निकालो, इसके ऊपर ऐसे डाल दो जहां ये सिंबल है एवरेज लिखने का, मतलब कि एवरेज वैल्यू ऑफ y, या कोई भी फंक्शन लिखना हो तो एवरेज का दिस इक्वल। अब मालूम मुझे बोलता है कि कोई दो वैल्यू दे देता है कि यहां से लिखता है कि x1 से लेकर x2 तक इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो आपको बच्चों कुछ भी नहीं करना, आपने इंटीग्रेशन कर देनी है x1 से लेकर x2 y dx, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये है आपका एवरेज निकालने का ट्रिक। कि एवरेज कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, खासकर जब हम अल्टरनेटिंग करंट्स का लेसन करवाते हैं तो उस वक्त एवरेज चीजें निकाली जाती हैं। और एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं आपको कि मान लीजिए मेरे पास y एक फंक्शन है a sin x, ठीक है। अब मतलब साइन का ग्राफ चेंज होगा। अब मुझे बोलता है कि इसकी एवरेज वैल्यू निकालिए। x1 में ले लेता हूं 0 से लेकर x2 आपको ले लेता है जैसे पाई तक, 0 से लेकर पाई तक एवरेज वैल्यू निकालो। तो बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, ये एवरेज वैल्यू का फार्मूला इंटीग्रेशन कहां से कहां करनी है, 0 से लेकर पाई, 0 से पाई का लो 90 होता तो 90 तक ले जाते हैं। y की वैल्यू पुट कीजिए y हो गया a sin x dx और डिवाइडेड x2 माइनस x1, पाई माइनस 0, पाई माइनस 0, सिंपल। अब जो a कांस्टेंट है, a की बाहर निकालिए, पाई इंटीग्रेशन कर लीजिए। ये आपको मैंने सिखाया है कि साइन एक्स cos x की इंटीग्रेशन कैसे करनी है। तो यहां पर आ जाएगा a अपॉन पाई साइन एक्स की बच्चे इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos x, लिमिट इस तरफ आ जाएगी, माइनस को बाहर ले आओ, इजी रहेगा आपकी कैलकुलेशन कर ले। पहले x की जगह अपर लिमिट, माइनस x की जगह लोअर लिमिट, माइनस a बाई पाई cos पाई, cos 180 कितना होता है -1, और cos 0 कितना होता है 1। फर्स्ट लेसन ट्रिग्नोमेट्री इसलिए करवाया था आपको लेक्चर। ये -1 कितना -2 और प्लस हो जाएगा 2a बाई पाई। इस तरह बच्चों आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, आप इतना भी कर लीजिए 11 तक, तो होप्स आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है। और पूरी फिजिक्स में आप कभी मार नहीं खा सकते। फिजिक्स में किसी किस्म का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो वो आप कभी आप ये नहीं मैं मान सकता कि आपको अगर ये कंसेप्ट है तो आप वो क्वेश्चन ना कर पाओ। तो बच्चों ऐसे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 12th में फिजिक्स एक मैथ में तो आप बहुत सारे क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन नहीं करने थे, हमें बताना था कि फिजिक्स में इसका क्या यूज है। तो बच्चों तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसके आगे के वीडियोस हम इसके बाद डालते हैं।